हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर पीजीटी हिस्ट्री की थ्योरी की फास्ट ट्रैक क्लासेस को स्टार्ट किया है। उसका पहला वीडियो भारतीय इतिहास का संपूर्ण कालखंड तिथि अनुसार हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसको जाकर आप देखें ताकि आप बेहतर ढंग से भारतीय इतिहास के कालक्रम को तिथि अनुसार समझ सकें। चीज़ों को लिंक करने में उस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आज की हम अपनी फास्ट ट्रैक की सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पीजीटी के फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यहीं से हम इतिहास के बारे में पढ़ना और समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमने भारतीय इतिहास के कालक्रम को जाना कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया, आग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। तो ये सारी बातें हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। तो आज का हम अपना देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और इसको भी हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्रियों की समीक्षा करके अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है, और उसके लिए पुरातात्विक स्रोतों का, साहित्यिक स्रोतों का और विदेशियों के वर्णन सभी का महत्व है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके ही वो हमारे सामने अतीत का सही चित्र प्रस्तुत कर पाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पुरातात्विक स्रोत की बात कर लेते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत का जो पहला पॉइंट है कि प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख किस पर खुदे हुए हैं। तो प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में बढ़ाऊंगा ताकि आपका टॉपिक जल्दी से क्लियर हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें क्लियर की जा सके। भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अगर सरल भाषा में बोले कि भारत की जो सभी भाषाएं हैं उनकी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है, तो सभी भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो अशोक के अभिलेख हैं वो खगोष्ठी लिपि में लिखे गए। एक बात और आप नोट कर लें कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको मुख्यतः 4 लिपियों में लिखा गया है, ब्राह्मी में, आर्मेकी में, ग्रीक में, खगोष्ठी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और उसको देखते हैं। अगर हम बात करें कि खगोष्ठी लिपि, तो खगोष्ठी लिपि क्या है, वो फारसी लिपि की भांति लिखी जाती है। जो खगोष्ठी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है, वो फारसी लिपि की तरह लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है। तो गुप्त काल से पहले का समय क्या होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे मौर्योत्तर काल। अगर अवधि की बात करें तो 184 ईस्वी से 319 ईस्वी तक के समय जो है वो गुप्त काल से पहले का समय कहलाता है, जिसे हम लोग मौर्योत्तर काल के तौर पर जानते हैं। तो इसमें जो अधिकतर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब हम और आगे पॉइंटों को देखते हैं और समझते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख ये हमने समझे थे कि किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आपको अगर नहीं पता तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जब गुप्त और गुप्तोत्तर काल की बात होगी तो वहाँ पर ना तो प्राकृत भाषा का प्रयोग माना जाएगा ज़्यादातर अभिलेखों में, और ना ही पाली भाषा का। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो कब का है, वो है गुप्तोत्तर काल से पहले का, मतलब उस समय की बात है जिस काल को हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल की, तो उस समय के ज़्यादातर अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस बात की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्म से मिलती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और उसको देखते हैं। एशिया माइनर से, या हम कहें कि एशिया में जब खुदाई हुई, माइनर को मतलब क्या, खुदाई के काल के समय की बात हो रही है। तो एशिया माइनर में किस स्थान पर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व, कितने समय पहले की बात हो रही है, तो 1400 ईस्वी पूर्व समय का संधि पत्र या अभिलेख मिला है। तो उस अभिलेख का क्या नाम है, तो उस अभिलेख का नाम है बोगज कोई अभिलेख।
अब आपको बताना है कि बोगस कोई अभिलेख के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कहीं नोट कर लेते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चित्र उत्कीर्ण हैं। कई सारे प्राचीन सिक्के मिले हैं जिनमें आपको कई तरह तरह के चित्र देखने को मिले हैं, लेकिन जिन सिक्कों पर किसी भी प्रकार के कोई चित्र नहीं है, ऐसे सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे सिक्कों को आहत सिक्के के तौर पर जाना जाता है। अब सिक्कों की बात हुई है तो हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जावा में 9वीं शताब्दी में महायान, आपने महायान और अगर आपने बौद्ध धर्म सुना होगा तो हीनयान और महायान के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो अभी क्या बात हो रही है कि जावा में 9वीं शताब्दी में महायान धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया। इसका किससे पता चलता है? तो इसका पता हमें जावा के स्मारक बोरोबुदुर से चलता है। किससे पता चलता है? तो जावा का जो स्मारक है बोरोबुदुर, उससे पता चलता है। ये पॉइंट्स के पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपका समय बचे इसलिए मैं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लेके आया हूँ, ना मल्टीपल चॉइस लेके आया हूँ, ताकि आपकी थ्योरी बेहतर ढंग से क्लियर हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लॉन्ग में नहीं पढ़नी है। शॉर्ट में ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे तो आपकी सारी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, साथ साथ में आपके एमसीक्यू भी तैयार होते हुए चलेंगे। तो अब हम और आगे आते हैं और उसको भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा जो पॉइंट है उसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, यवन राजदूत, कई बार पूछ लिया गया है कि वह यवन राजदूत कौन है जिससे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेलियोडोरस। अब उसके किस स्तंभ लेख से पता चलता है? तो उसके स्तंभ लेख का नाम है बेसनगर, जिसे विदिशा के तौर पर भी जाना जाता है। इसे विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिल गया है? कई बार आपके पीजीटी में सवाल डायरेक्ट पूछा गया है 1 नंबर में एमसीक्यू में कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ज़रा आप 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इस हाथी गुफा अभिलेख के बारे में, आप उसको कमेंट में जाकर बताएं ताकि मुझे पता रहे कि आपको टॉपिक्स कितने क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी साहूगौर अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? तो साहूगौर अभिलेख से मिलती है। किसकी? दुर्भिक्ष की जानकारी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और उसके बारे में बताते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखाने का कार्य किन शासकों ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखाने का कार्य यवन शासकों के द्वारा किया गया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुंड आक्रमणों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी अभिलेख या भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से राजा हुए हैं जिन्होंने हुंडों के आक्रमण को पूरी तरह से विफल किया और उन्हें पराजित भी किया। क्योंकि आपने अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने महाजनपद काल पढ़ा होगा, उसमें मगध साम्राज्य पढ़ा होगा, मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा, मौर्योत्तर काल पढ़ा होगा, गुप्त साम्राज्य पढ़ा होगा और हर्षवर्धन काल पढ़ा होगा। तो आपको इन सब में से जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स में से याद करना है, सोचना है और सोच कर जवाब देना है कि ऐसा कौन सा शासक था या ऐसा कौन सा राजा था जिसने हुंडों को पराजित किया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं? जो हाथ से लिखी गई तो उसे खिल कहते हैं। ऋग्वेद जब हम अभी बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सिंधु घाटी
सभ्यता का काल और दूसरा वैदिक काल। और वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल जिसकी अवधि है 1000 ईस्वी पूर्व से जिसकी अवधि है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसकी अवधि है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो ये टॉपिक्स भी अभी आपको पढ़ने हैं। हम सारे टॉपिक्स एक एक जितने भी हैं हिस्ट्री के सबको फास्ट ट्रैक रिवीजन में बहुत बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे ताकि थ्योरी से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। बस आपको इस वीडियो को बहुत ढंग से जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनको देखने हैं और उसके बाद MCQs को सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो रचनाओं को खिल कहते हैं। अब अगर हम बात कर ले वामनावतार भगवान विष्णु की अगर हम बात कर रहे हैं जिनमें उन्होंने 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तो वो उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, किस वेद से, तो ऋग्वेद से। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं पर नोट कर ले कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में सम्मिलित किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपको पता होनी चाहिए और इस पे हमें अपने ऊपर और अपने भारतवासी होने पर गर्व भी महसूस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऋग्वेद से किस राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर देखा जाए तो आर्यों से ही आगे चलकर भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को पढ़ने को मिलने वाली हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आपको बताना है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, शूद्रों के बारे में किस मंडल में बात की गई है, जो सोम देवता हैं या जो सोम वृक्ष है या जो सोम रस है उसके बारे में ऋग्वेद के किस मंडल में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद से मिलता है, तो चतुर्वर्ण की जो कल्पना है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से मिलती है। किससे मिलती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उससे हमें चतुर्वर्ण समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम और कुछ पॉइंट हैं इम्पॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो उसमें 250 बार इंद्र का और 200 बार अग्निदेव का ऋचाओं या उनकी रचनाओं में वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया, और ऋग्वेद में ही इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए किसकी रचना की गई, तो वेदांगों की रचना की गई। अब आपको बताना है कि वेदांगों की संख्या क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर, और वो कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं और आगे के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है आप उसको कहीं पर नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। देखिए इसमें उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि वेदांगों की रचना कितनी की गई है, तो 6 वेदांगों की रचना की गई। अच्छा, अगर हम बात करें कि वेदांत क्या है, अभी तो यहाँ पे वेदांगों की बात हो रही है, आपको बताना है कि जो वेदांत हैं उनकी संख्या कितनी है वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। अगर हम बात करें शिक्षा की तो इसे उच्चारण विधि कहते हैं। अगर ज्योतिषी की बात करें तो इसे भागफल, कल्प की बात करें तो कर्मकांड, अगर हम व्याकरण की बात करें तो शुद्ध व्युत्पत्ति, अगर हम निरुक्त की बात करें तो भाषा विज्ञान, अगर हम छंद की बात करें तो चतुष्पदी श्लोक। ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे सूत्र जिनमें विधियों और नियमों का प्रतिपादन किया गया है क्या कहलाते हैं, कल्प सूत्र कहलाते हैं। अब आपको बताना है कि कल्प सूत्र के बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। आपको कल्प सूत्र के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कमेंट सेक्शन में जाकर बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कल्प सूत्रों के कितने भाग हैं, तो कल्प सूत्र के मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। अब हम बात कर लें कि स्रोत में क्या उल्लेख है, तो स्रोत है जो उसमें यज्ञ संबंधी नियमों के बारे में
बताया गया है। अगर हम बात करें ग्रह सूत्र के बारे में, तो ग्रह सूत्र में मनुष्य के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। अब हम बात करते हैं धर्म सूत्र के बारे में, तो इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो व्याकरण ग्रंथों में पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्म नामक टीका लिखा। अभी हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि पुष्पमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उसके बारे में हमें पतंजलि के महाभाष्म नामक टीके से जानकारी मिलती है। अब हम बात कर ले निरुक्त, तो निरुक्त ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की रचना किसने की थी, तो यास्क ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सूत्र साहित्य के बाद किसकी रचना हुई, तो सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। अब आपको बताना है कि मनु स्मृति में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। अब अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। ये बात भी आपको याद रखनी है। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। आपको ये बताना है कि इनके कौन कौन से 3 भाग हैं, आपको उसके बारे में बताना है अपने कमेंट सेक्शन में जाके। जैसे अभिधम पिटक में क्या बताया गया, विनय पिटक में क्या बताया गया, सुप्त पिटक में क्या बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है, तो प्राचीन भारत के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें प्रारंभिक बौद्ध साहित्य से मिलती है। अब हम और पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ की अगर हम बात करें तो जातक कथा सभी को पता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात किए जाते हैं, अभी देखिए हमने सवाल पूछा था और आपको जवाब यहाँ पर मिल गया। किससे, तो कल्प सूत्र से। अब अगर एक और बात आपको नोट कर लेनी है कि कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और उसको देखते हैं कि किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। तो अगर हम बात करें जैन जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और उनके समकालियों के संबंध में जानकारी हमें भगवती सूत्र से मिलती है। अब आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी थे उनके बचपन का क्या नाम था, उनके जो सबसे पहले शिष्य थे वो कौन थे, और जो उनके सबसे पहले विरोधी थे वो कौन थे। आप साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसे क्या कहा गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो विदेशी यात्रियों के वर्णन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, यूनान और रोम के लेखक, चीनी यात्रियों के वृत्तांत और अरबी लेखक। अब हम इनको भी समझने का प्रयास करेंगे बेहतर ढंग से। तो ये कौन कौन से हैं इनको भी आप समझें। तो सबसे पहले हम आएंगे चीनी यात्रियों से भी पहले हम समझेंगे कि जो हमारे इतिहास में यूनान और रोम के लेखक हैं उन्होंने किन किन बातों पर प्रकाश डाला है और उनकी कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनान और रोम के लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यूनान और रोम के लेखकों में जो सबसे प्राचीन वृत्तांत जिनके आपको देखने को मिलते हैं, तो वो वृत्तांत किसके हैं, वो वृत्तांत इतिहास के पिता हेरोडोटस के हैं और साथ ही साथ किसके हैं, टीसीएस के हैं। अगर हम हेरोडोटस की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। कौन सी, हिस्टोरिका। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन वृत्तांत हेरोडोटस और टीसीएस के हैं।
अगर इतिहास के पिता की बात की जाए तो इतिहास के पिता के तौर पर हेरोडोटस को जाना जाता है। भारतीय इतिहास के पिता की बात की जाए तो मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता के तौर पर जाना जाता है और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब हम बात कर लेते हैं, आपको हेरोडोटस की पुस्तक बता दी, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी, इन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ये सेल्यूकस के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की और उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इसमें आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे। तो इस वर्णन को किस पुस्तक में हम पढ़ते हैं या इस वर्णन का हमें किस पुस्तक से जानकारी मिलती है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टॉलमी की पुस्तक की अगर हम बात करें, जो कि 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी देती है, तो उसका नाम है जियोग्राफी। टॉलमी से भी संबंधित कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस लेखक ने मेगास्थनीज के वर्णन को काल्पनिक माना है, तो वो है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो का मानना है कि मेगास्थनीज ने जो भी अपनी पुस्तक में बताया वो सब काल्पनिक है, उसकी किसी भी बात का सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लिनी की। कई बार पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लिनी की पुस्तक को बच्चे क्या करते हैं, हेरोडोटस की पुस्तक के साथ जोड़ देते हैं या हेरोडोटस की पुस्तक के तौर पर बता देते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्लिनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका इनके में भी लगा है, लेकिन इसको नेचुरिस या नेचुरल हिस्टोरिका भी कह सकते हैं। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी है। प्लिनी के पुस्तक के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लिनी हैं, टीसीएस हैं, हेरोडोटस हैं, मेगास्थनीज हैं, ये नाम आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो फहियान हैं, हेंगसोंग हैं और इत्सिंग हैं। अगर हम फहियान की बात करें तो फहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए और 14 वर्ष तक भारत रहे और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा और बताया। और ये किसके शासनकाल में आए? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। अगर हम इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत आए थे। कई बार पूछा गया कि इत्सिंग कब भारत आया, तो इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। अब अगर हम फहियान की बात कर लें तो फहियान के बारे में आपको पता है कि फहियान ने गुप्त काल के भारतीय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी दी और फहियान की पुस्तक का नाम है फुको की। फहियान की पुस्तक कई बार पूछी जाती है और इसका नाम है फुको की, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कितने वर्ष तक ये रहे थे, तो 14 वर्ष तक रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं ह्वेंग-सांग की। हा से ह्वेंग, हा से हर्षवर्धन। तो ह्वेंग-सांग का एक नाम युआन चौंग भी था और ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। हर्षवर्धन के काल को हर्षवर्धन काल के तौर पर जाना जाता है, जिसकी अवधि है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अगर हम ह्वेंग-सांग की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें हर्षवर्धन के समय के बारे में बहुत सारी बातों को इन्होंने बताया है, तो इस पुस्तक का नाम है सीयूकी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। सुलेमान 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत आया था और इसने क्या किया, इसने किसके बारे में बताया? तो इसने उस समय पाल प्रतिहार राजाओं के विषय में बताया। हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, तो उसका एक हिस्सा है पूर्वी मध्यकालीन भारत। तो जिसमें हम जब बात करते हैं तो वो 3 भागों में बटा है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो उसमें चेर, पांड्य, चोल और पल्लव, साथ ही साथ संगम काल की बात होती है। तो उसी समय हम 9वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो उस समय किसके बारे में सुलेमान ने बताया? पाल के बारे में, प्रतिहार राजाओं के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं अल मसूदी।
अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में बताया। और अगर हम उस समय के या कालक्रम की बात करें तो कब बताया, 1941 ईस्वी में, उसी समय पर वह भारत आया था। और ये बात अगर हम कर रहे हैं तो दक्षिण भारत की बात हम कर रहे हैं, ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अगर हम बात करें कि अरबी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण, तो आप सबको पता है कि अरबी लेखकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अल-बरूनी है, जिसे अबू रिहान भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि ये किसके समकालीन थे, तो ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत तर्कसंगत और पूर्ण वर्णन किया है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इनकी पुस्तक की अगर ग्रंथ की बात करें तो तहकीक-उल-हिंद के नाम से इनके ग्रंथ को या पुस्तक को जाना जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको एक हम चित्र दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप उस चित्र को बेहतर ढंग से देख पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो अगर हम पूरा पाषाण कालीन स्थल की बात करें तो आपको सबसे पहले चित्र में मिर्ज़ापुर दिख रहा होगा। तो मिर्ज़ापुर में एक जगह है जिसका नाम है लोहदा नाला। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आता है। तो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बोलन घाटी में जो नोहदा नाला स्थान है, वहाँ से पशु के अवशेष मिले हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई कई पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ से कौन से अवशेष मिले हैं। अब हम आते हैं तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा नेवासा और चिरकी। तो अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी में हाथ कुल्हाड़ी, जिसे हैंड एक्स, खुरचनी, चीज़ों को खुरचने वाली व रोधक रोकने वाली चीज़ें पाई गई हैं। तो कहाँ से, महाराष्ट्र के नेवासा से, और नेवासा में भी कहाँ से, तो चिरकनी से। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करें तो 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूटफुट ने क्या किया था, मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो इसमें हम एक बात और ऐड करना चाहेंगे, अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो उसके प्रथम खोजकर्ता जो थे वो रॉबर्ट ब्रूटफुट थे। लेकिन अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो उनके प्रथम खोजकर्ता जॉन इवाइन्स थे। उसके बाद अगर हम नव पाषाण काल की बात करते हैं तो उनके प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमरोज थे। जब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे तो हम बहुत डीप में इन सारी बातों को समझेंगे। पूरा पाषाण काल, उनके तीनों भागों को, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्रकालीन युग, फिर कांस युग, फिर लौह युग, सारी बातों को बहुत डीप में समझने वाले हैं। अब आप लास्ट में देख पा रहे हैं, कहीं पर नोट कर लें कि भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल, किसके नाम से, तो प्लाइस्टोसीन काल, सरल भाषा में कहें तो इसे हिम युग भी कहा जाता था। इस काल में पूरी पृथ्वी हिम मतलब बर्फ से ढकी हुई थी। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आज का आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ सके। इसमें टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर के सार को दिया गया है। आपको इसमें फास्ट ट्रैक जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो दिए गए। इससे आपका बहुत समय बचेगा, आपको पूरे पाठ को कई बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है। आपका क्या होगा कि आप प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जान जाएंगे। जब ये स्रोत जान जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार भारत के इतिहास को पढ़ना है। इसके आगे से हम शुरू करेंगे इतिहास को पढ़ना। हम पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर हम लोग आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद आएंगे ऐतिहासिक काल में। और उनके भी जितने हिस्से हैं उनको भी हम बेहतर ढंग से आपको वीडियोस में पढ़ाएंगे। बस आप थोड़ा सा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाए रहे, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद।